नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 को संपन्न हुए एग्जाम का जीएस पेपर का एनालिसिस आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज हम देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न हमारे वीडियो 2018 में आए हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो का एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्जाम 26-27 जून को होना प्रस्तावित हुआ है। क्योंकि देखिए, किसी भी प्रश्न की किसी भी एग्जाम को देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेना चाहिए। इससे हमें यह पता चल जाता है कि प्रश्न कहाँ से और किस लेवल के आते हैं। क्योंकि 18 का एग्जाम है, 23 चल रहा है, 2023 चल रहा है, काफी समय बीत गया है। 4 सेशन में एग्जाम हुआ था तो हमने एक ही दिया था, 3 सेशन हम नहीं दिए थे। तो इसलिए यह जानना जरूरी है कि कैसे पेपर हुए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमसे कह रहा है कि कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका जो मित्रों आपका सही आंसर है वो है आपका फॉन्ट। ये फॉन्ट होते हैं। ठीक है, फॉन्ट होते हैं। इसमें फॉन्ट क्या है, ये टाइपफेस और अन्य गुण जैसे आकार, सम, प्रतीक, अंतराल और रिक्ति का संयोजन होता है। ठीक है, वर्ड आर्ट क्या है, तो वर्ड आर्ट आपका होता है मित्रों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को संशोधित करने की एक सुविधा होती है। इसमें रूपरेखा, रंग, छाया, ग्रेडियंट और 3D प्रभाव जैसे शामिल होते हैं। ठीक है, इनसे किसी शब्द या वाक्यांश को जोड़ा जा सकता है। फॉन्ट साइज क्या है, तो फॉन्ट साइज जो होता है ये आपका अक्सर अंक में मापा जाता है, जो अक्षर की ऊंचाई को तय करता है। ठीक है, ये आपका 1 इंच से लेकर वही 2.45 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 72.272 सेंटीमीटर तक होते हैं। ठीक है, और आपका स्टाइल क्या है, स्टाइल्स क्या है, तो स्टाइल्स होता है मित्रों एमएस वर्ड आपको अपने डॉक्यूमेंट में प्रत्येक प्रकार के टेक्स्ट को स्टाइल करने की अनुमति देता है, जिनमें से सबसे सामान्य फॉन्ट स्टाइल आपका नियमित, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है मित्रों। तो इसमें से जो आपको इंटरनेट की पहुंच प्रदान करता है वो है आपका आईएसपी। ठीक, आईएसपी है, ये आपकी इंटरनेट की पहुंच प्रदान करता है। आईएसपी इंटरनेट सेवा प्रदाता है। ठीक है, उसका संक्षिप्त नाम है। ये आपका वेरिजोन, कॉमकास्ट या ब्राइट हाउस जैसी कंपनियां, जो कंपनियां परिवारों और यहाँ तक कि मोबाइल उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट तक की पहुंच प्रदान करती हैं, वो इसका इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, आपका मित्रों फिर एमएनपी क्या है, एमएनपी है आपका मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ठीक, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है। यह एक ऐसी सेवा होती है जो सेलफोन या स्मार्टफोन ग्राहक को दूर संचार सेवादाता को बदलने और एक ही फोन नंबर को रखने की अनुमति देता है। ठीक है, स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट एक कागज का टुकड़ा है जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग पंक्तियों और स्तंभों का उपयोग करके डेटा को लेखांकन और रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से किया जाता है, जिसमें जानकारी दर्ज की जाती है। और सर्च इंजन क्या है, तो सर्च इंजन है मित्रों आपका, आपने www का नाम सुना होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये इसके माध्यम से सामग्री की खोज करने की अनुमति देता है। इस प्रक्रिया के द्वारा कि जब कोई उपयोगकर्ता कीबोर्ड या कुंजी को सर्च इंजन में प्रविष्ट करता है तो उसे वेबसाइट, चित्र, वीडियो या अन्य ऑनलाइन डेटा के रूप में वेब सामग्री परिणामों की एक सूची प्राप्त होती है। हमारे सर्च इंजन में लोकप्रिय सर्च इंजन में है आपका गूगल। ठीक है, गूगल, याहू, फायरफॉक्स, मोजिला, यूसी ब्राउजर। ठीक है, ये सब आपके मुख्य सर्च इंजन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। पावर स्ट्रिप क्या है, हमसे पूछ रहा है मित्रों। तो पावर स्ट्रिप क्या होता है, यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। ठीक है,
ये आपका पावर स्ट्रिप है। ठीक, पावर स्ट्रिप ये जैसे ऑडियो हुआ, वीडियो, कंप्यूटर सिस्टम, अप्लायंस, बिजली उपकरण, प्रकाश व्यवस्था, इन सबको निकटता लाता है, जोड़ता है, एक उपकरण से जोड़ता है। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है, हमसे पूछ रहा है मित्रों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका, इसका जो सही आंसर है वो है आपका अनुच्छेद, पैराग्राफ। ठीक, पैराग्राफ, इसका सही उत्तर है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ नहीं है, इलस्ट्रेशन है आपका। ठीक है, इलस्ट्रेशन है, लिंक है और आपका सिंबल भी है, सिंबल भी है। ठीक, ये है। तो क्या है ये देख लेते हैं। एमएस एक्सेल इंसर्ट टैब में आपका टेबल, इलस्ट्रेशन, ठीक है। पैराग्राफ में एमएस एक्सेल बिल्कुल नहीं है। ठीक, सिंबल में क्या क्या आता है मित्रों, लिंक में क्या क्या आता है। तो लिंक का जो समूह होता है, लिंक का उपयोग है ये आपके वर्कशीट सेल या विशिष्ट चार्ट एलिमेंट में हाइपर लिंक डालने करने के लिए, संबंधित फाइल या एक्सेल में वेब पेज से लिंक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंबल में आप जिसको जैसे पता है, जो शॉर्ट की हमारी होती है वो सिंबल के अंतर्गत आती है, जैसे कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर, इस तरीके के। ठीक, चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम स्थान पर है। तो देखिए मित्रों, हमको पता है त्रिवेणी संगम आपका प्रयागराज में है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती आपकी है, यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, सरस्वती यहाँ पे अदृश्य मानी जाती हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार, और गंगा यमुना तो हमें पता ही है कि जो बह ही रही हैं। और यहाँ पे एक आपका ऑप्शन नर्मदा नदी आया हुआ है मित्रों। तो नर्मदा के बारे में हमें पता है कि नर्मदा आपका मध्य प्रदेश से निकलती हैं। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां आपकी अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, और नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक, और सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी आपकी मित्रों मानसरोवर झील के पास से तिब्बती पठार से निकलती है। ये चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है। तो जो हमारा इस यहाँ पे मित्रों उत्तर है वो है आपका बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय। ठीक है, बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय ये आपका मध्य प्रदेश में है, ये आपके मध्य प्रदेश में है। इसका पहले नाम था आपका मित्रों भोपाल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल, भोपाल विश्वविद्यालय नाम था। इसका नाम 1988 में उस क्षेत्र में पैदा हुए थे आपके महान स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बरकतुल्लाह के नाम पर इसका नाम रखा गया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आपका मित्रों झांसी में है। ठीक है, आपका झांसी में है। उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जिसका पहले नाम मेरठ विश्वविद्यालय था, ये आपका मेरठ में है। और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय आपका गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो इसमें से मित्रों जो हमारा सही आंसर है वो है गिद्दा नृत्य। गिद्दा नृत्य आपका कहाँ का है। तो गिद्दा नृत्य जो है ये आपके भारत पाकिस्तान में स्थित पंजाब, ये पंजाब क्षेत्र से है। ठीक है, तो भारत के भी पंजाब में और पाकिस्तान के भी पंजाब में यह गिद्दा नृत्य किया जाता है। इसमें तालबंदी ताली होती है, विशिष्ट पारंपरिक लोकगीत गाया जाता है जिसे वहां की वृद्ध महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। रामलीला, रामलीला आपके उत्तर प्रदेश में भगवान राम के जीवन से संबंधित है। रासलीला कृष्ण के जीवन और बचपन से संबंधित है। ठीक है, और अहिर नृत्य आपका यह उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो है आपका लखनऊ, ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ये आपका लखनऊ में स्थित है। ये आपका 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है।
तो इसका उद्देश्य है मित्रों कि ये भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देना और प्रसारित करना। ठीक है, ये इसका कार्य है। नेक्स्ट, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है? तो मित्रों यहाँ पे आपके सूर्य से, ठीक है, यहाँ पे आपकी सूर्य की पूजा की जाती है। ठीक, सूर्य की पूजा की जाती है। और छठ पूजा में आपका साथ ही साथ षष्ठी देवी, जिसे हम छठी मैया के नाम से जानते हैं, ठीक है, छठी मैया जानते हैं, को समर्पित है छठ पूजा। इसमें धरती पर जीवन का उपहार देने के लिए हम छठी मैया को धन्यवाद देते हैं, साथ ही साथ उनसे अपनी इच्छाओं को पूर्ति का अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं। रामायण के अनुसार छठ पूजा भगवान श्री राम और सीता जी ने भी किया था, और महाभारत में उल्लेख है कि द्रौपदी और कुंती ने भी छठ पूजा की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अच्छा हाँ, ये कहाँ कहाँ हुआ है तो आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का महत्वपूर्ण उत्सव है। चलिए नेक्स्ट, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? कुंभ मेला, माघ मेला, ये माघ है मित्रों, माघ मेला, बैसाख का मेला और अर्ध मेला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बैसाख का मेला है यही आपके इलाहाबाद प्रयागराज में नहीं मनाया जाता। कुंभ मेला, माघ मेला, अर्ध मेला तीनों मनाए जाते हैं। कुंभ मेला आपका प्रत्येक 12 वर्षों पे मनाया जाता है। ये आपके इलाहाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में मनाए जाते हैं। माघ मेला आपको पता ही है कि माघ मेला का उल्लेख आपके महाभारत और कई प्रमुख पुराणों में भी किया गया है। यहाँ पे इस विश्वास के साथ मनाया जाता है इलाहाबाद में कि यहाँ पे तीर्थ यात्रा अतीत की भूलों के लिए क्षमा का एक साधन है। अर्ध मेला या अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्षों में भी आपका मनाया जाता है, यही प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एसोचैम्प यूपी एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, हमसे इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म है मित्रों इसका फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी मित्रों 1994 ईस्वी में। इसे वातावरण के निर्माण के लिए किया गया था। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वह है आपका कि भारत के शीर्ष व्यापार संगठनों में से यह एक संस्था है आपकी। इसका लक्ष्य है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों को बढ़ावा देना और भारत के व्यापार और उद्योग की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देते हुए व्यापार बाधाओं को कम करना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? हमसे यही मित्रों पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये आपका 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया। ठीक है, 1902 के बाद आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उसके पहले तो 1937 में संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश के रूप में जाना गया। ठीक है, फिर 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बनता है तो यह संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। ठीक, इसे भारत के हृदय स्थल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो जैसे एक मनुष्य के शरीर में हृदय जहां पर है वहीं पे हमारा यूपी, अपना उत्तर प्रदेश बसा है। इसलिए इसे भारत के हृदय स्थल कहते हैं, भारत का हृदय कहते हैं। भारत के राज्यों में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड को यहाँ से एक पॉइंट और देख लीजिए कि उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था 27वें राज्य के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पे जो मित्रों आपका आंसर है ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी है। तो चलिए, जो जनसंख्या की बात उठी है तो हम आपसे कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो आप जैसा कि ये जानिएगा कि अब तो वर्तमान में भारत आपका विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, पहला पॉइंट।
दूसरा, अगर भारत से उत्तर प्रदेश को निकालकर अगर यूपी को एक अलग देश बना दिया जाए तो यह आपके दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, जिसमें आपका चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया इसके आगे होंगे आबादी में। यहाँ पे आपके यूपी का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका 828 है, प्रति 828 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता है लखनऊ में है, और इस प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य की न्यायिक राजधानी के रूप में कार्य करता है। ठीक है। 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आपका 67.68%, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 77.28% और आपका महिला साक्षरता दर 57.18% रही है। ठीक है। और आपका जो यूपी का लिंगानुपात है मित्रों वो 912 है, और भारत का लिंगानुपात आपका 943 है। ठीक, प्रति हजार। चलिए नेक्स्ट, हमसे पूछ रहा है मित्रों कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है। ठीक है, एक जिला नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक जिला इसमें से कौन सा नहीं है, तो देहरादून आपका मित्रों नहीं है, क्योंकि देहरादून आपका उत्तराखंड का है, यह हमें पता है। अमेठी, अमेठी फैजाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। बस्ती, बस्ती भी आपका एक उत्तर प्रदेश का प्रमुख जिला हो गया। और मेरठ, चलिए मेरठ की बात आई है मित्रों, तो मेरठ पे 2-3 बातों को जान लेते हैं। मेरठ हमारा एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए मेरठ में। मेरठ में खेल के सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है मेरठ। साथ ही साथ भारत में संगीत वाद्य यंत्रों का सबसे बड़ा निर्माता भी है मेरठ आपका। मेरठ में 1857 में पहली बार भारतीय विद्रोह हुआ। भारतीय विद्रोहों में जो आपका भारतीय स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था सैनिकों के द्वारा, जिसमें यह आपका 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में हुआ था। मेरठ सैन्य शिविर में आपकी यह पहला विद्रोह था, जिसे भारत की स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा जाता है। तो यह विद्रोह सबसे पहले कहां से उठा था, तो यह आपके मेरठ से ही उठा था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है आपका मित्रों माउंड ऑफ द डेड, मुर्दों का टीला। ठीक है, मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला है मोहनजोदड़ो। ठीक है। हड़प्पा की खोज के 1 साल के बाद ही मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक स्थल 1922 में खोजा गया था। ठीक है, कब खोजा गया था मित्रों, 1922 में। मोहनजोदड़ो का जो विकास है ये आपका प्रागैतिहासिक सिंधु संस्कृत से लगभग 3000 ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसे मित्रों मुर्दों का टीला कहते हैं, ये हमको पता है। और चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो मित्रों हमारा सही उत्तर है वह है हमारा पहला, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ऐसा माना जाता है। ठीक, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जब आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो से आपके सूती वस्त्रों के टुकड़े बरामद हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ मेहरगढ़ के आसपास से भी कपास के बीज प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पे गेहूं और जौ आपकी प्रमुख फसलें थी, चावल के भी प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता में भगवान पशुपत यानी भगवान शिव के रूप में जिसे माना जाता है कि पूजा करते थे, ऐसा भी साक्ष्य मिला है। और आपके सिंधु घाटी सभ्यता से टीन और कीमती पत्थरों को ईरान और अफगानिस्तान से आयात किया गया। कर्नाटक से सोना और राजस्थान और ओमान से तांबा, इस बात का भी साक्ष्य आपका सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आपके जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल। ठीक, जॉन मार्शल थे मित्रों जिन्होंने कि सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, और कार्बन रेटिंग के अगर अनुसार हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो आपका 2500 से
2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, 25 से 100 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में मित्रों आप जानिए जैसे जो बंदरगाह शहर थे उसमें सुतकागेंडोर था, बालाकोट था, लोथल था, अल्लादीनो और कुंतसी जैसे भी थे। यहाँ पे आपका सिंधु घाटी के लोग कपास के साथ साथ मित्रों एक पॉइंट आप और जान लीजिए कि ये आपके ऊन से भी अच्छी तरह से परिचित थे। ठीक, ये आपके ऊन से भी अच्छी तरह से परिचित थे। यहाँ पे जैसे आप मित्रों कुछ पॉइंट्स को और जान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो यह आपका सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित था। कालीबंगा राजस्थान में, यह घग्गर नदी के तट पर था। चन्हूदड़ो यह मोहनजोदड़ो के दक्षिण में सिंधु के बाएं नदी पर स्थित था। लोथल कैम्बे की खाड़ी के सिरे पर स्थित है। सुरकोटदा गुजरात या कच्छ के रण में है। और आपका मित्रों बनवाली बनावली हरियाणा, अब यह विलुप्त सरस्वती के तट पर था। और धौलावीरा मित्रों आपका गुजरात कच्छ जिले में खोदा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हमसे कह रहा है मित्रों कि दिल्ली के कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना हुआ मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा मित्रों इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें कोई भी योगदान नहीं दिया था। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने भी दिया, फिरोज शाह तुगलक ने भी दिया, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी दिया और इल्तुतमिश ने भी दिया। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का जीर्णोद्वार कराया था। इसकी जो चौथी मंजिल थी, चौथी मंजिल आपका आकाशीय बिजली गिरने की वजह से टूट गई थी, जिसको इसने बनवाया था 5 मंजिलों के रूप में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार एक विजय मीनार के रूप में है, जो कि आपके दिल्ली के भारत के मेहरौली क्षेत्र में, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, कुतुब मीनार परिसर का एक हिस्सा है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु और एक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। ठीक है, किसमें बनवाया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार बख्तियार काकी। ठीक, ये कौन थे? ये एक सूफी संत थे और कुतुबुद्दीन के गुरु थे। ठीक है, इन्होंने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और साथ ही में अजमेर में एक मस्जिद बनवाई। 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, मोहम्मद गोरी 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आपका भारत का शासक बनता है। साथ ही साथ इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इल्तुतमिश जो है आपका, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, साथ ही साथ इसका दामाद भी था। ठीक है, इसने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। साथ ही साथ इसने अपनी लाहौर के स्थान पे राजधानी दिल्ली को बनाया था। 1211 से 1236 ईस्वी तक 1211 से 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, उसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी घटना वर्ष युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, घटना और तारीख के इन जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित मेल नहीं खाता है, हमसे यही पूछ रहा है। दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी 1911। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917। वीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की 1914। और सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया 1939। तो यहाँ पे मित्रों आपका ऑप्शन सी वाला जो है ये गलत है, यहाँ 1914 की जगह 1916 होना चाहिए, तभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स को हम जान लेते हैं कि भारतीय होम रूल लीग आंदोलन जो था ये आपका दो पहले भारतीय होम रूल आंदोलन था। इसका बाद में नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया था। ठीक है, 2 होम रूल लीग शुरू किया गया था।
तिलक ने अप्रैल 1916 में किया था, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में किया था, और एक आपका किया था एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में मद्रास में, और तिलक जी ने किया था बेलगाम में। ठीक है, कहाँ किया था? बेलगाम में किया था। ठीक, चलिए 1911 में दिल्ली सॉरी दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी 1911 में। उस समय आपके दिल्ली दरबार के दौरान किंग जॉर्ज प्रथम ने क्वीन मैरी के साथ आधारशिला रखी थी। ठीक है, किसने रखा था? ये रखा था आपके जॉर्ज पंचम ने। ठीक, जॉर्ज पंचम ने। महात्मा गांधी ने 1917 में नील की खेती करने वाले किसानों की शिकायतों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार के मोतिहारी में चंपारण अभियान आपका शुरू किया था। ठीक है, जिसमें भारतीय राजनीति में गांधी को स्थापित किया गया, ये सबको पता है। ठीक, और आप देख लीजिए और भी चीजें। अच्छा, चंपारण आंदोलन क्या था, चंपारण अभियान क्या था, इस पे भी एक बात कर लेते हैं। तो चंपारण आंदोलन तब उठाया गया था जब राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण जाने के लिए राजी किया, जहां यूरोपीय बागान मालिकों ने तिनकठिया प्रणाली लागू की थी, जिसका अर्थ था कि किसानों को अनिवार्य रूप से कुल भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, इसी के लिए था। और ये भी हमारा सही है मित्रों कि पूछ रहा है सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया था 1939 में। यह सही है, क्योंकि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। 1939 में पार्टी के भीतर कट्टरपंथी तत्वों के द्वारा दिए गए समर्थन के कारण उन्हें फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन 1939 में गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन किया, और उन्होंने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार उनकी अपनी हार थी, जिसके कारण कांग्रेस कार्य समिति के 13 सदस्यों ने इस्तीफा दिया था। इसी की वजह से 1939 में अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो इसका मित्रों आपका सही उत्तर है 1757 में प्लासी के युद्ध में। ठीक है, ये आपका सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था यह युद्ध। यह युद्ध आपका इनके बीच में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मित्रों, इसमें वांडीवास का युद्ध। ठीक है, अच्छा इसमें आप वांडीवास का युद्ध आपका 1760 में, ये मतलब 1760 में वांडीवास की लड़ाई, ये आपका 1756 से 1763 तक 1756 से 1763 तक लड़ा गया था। 7 सालों तक यह युद्ध चला था। यह भारत में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष का निर्णायक युद्ध था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी, यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। यह आपका मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, मराठाओं के और अब्दाली अहमद शाह दुर्रानी के बीच में लड़ा गया था। और 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी जाती है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की युद्ध का लड़ाई लड़ी जाती है। यह आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में। ठीक है, 1763 तक बंगाल का नवाब था मीर कासिम, इसी की सेना के बीच में बक्सर की लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हमसे कह रहा है कि जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है, वे 3 रत्न कौन से हैं? इसमें से मित्रों आपका जो सही उत्तर है वह है आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो यहाँ पे जो मित्रों विश्वास है सही विश्वास अर्थात सम्यक दर्शन। ठीक, अर्थात सम्यक दर्शन, सही ज्ञान का अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक, ये ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे मित्रों आपके जो द्वीपों की संख्या है वो 300 है। ठीक है, वो कितनी है आपकी? 300 है। हमको पता है अंडमान निकोबार के बारे में। ठीक है,
इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। इसके उत्तरी अंडमान में एक सैडल चोटी है। उत्तरी अंडमान में एक सैडल चोटी है मित्रों, जो कि आपकी 737 मीटर है, सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक माउंट थिलियर है, जो सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसे आपका अंडमान को और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री जल संधि, 10 डिग्री चैनल आपके अंडमान को निकोबार से पृथक करता है, अलग करता है। ठीक है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर के साथ लक्षद्वीप द्वीप समूह पर भी प्रवाल बेड पाए जाते हैं। प्रवाल बेड का मतलब है कि इतनी ज्यादा प्रवाल पाई जाती हैं, प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं कि वो देखने में एक बेड की तरह लगती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? हमसे यही पूछ रहा है मित्रों। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो है आपका ज्वारी हाइपोथेसिस, जेम्स जेन्स और हेरोल्ड जेफरी। ये आपका सही है। ठीक है, ज्वारी परिकल्पना इन्होंने ही दी थी। यह कब दिया था इन्होंने? 1918 में। ठीक है, इसे ग्रहणी अवधारणा का भिन्न स्वरूप भी कहते हैं। ठीक, नेबुला परिकल्पना क्या था? ये कैंट ने दिया था। किसने दिया था? कैंट ने। कैंट ने नेबुला परिकल्पना दी थी। इनके अनुसार अपनी पहली स्थिति में सौरमंडल एक नेबुला था, जो एक गर्म धीरे धीरे घूमने वाला दुर्लभ पदार्थ का द्रव्यमान था, जो धीरे धीरे ठंडा हुआ और सिकुड़ा। इसका घूर्णन अधिक तेजी से हो रहा था, तो इसके फलस्वरूप नेबुला का आकार एक चपटा डिस्क जैसा हो गया। यह था आपका नेबुला परिकल्पना। ठीक है, गैसीय परिकल्पना, गैसीय हाइपोथेसिस, गैसीय परिकल्पना, ये क्या था? ये नेबुला परिकल्पना की आधारशिला है, जहां कैंट ने कहा कि गैसीय बादल नेबुला धीरे धीरे घूमते हैं, धीरे धीरे पतन और गुरुत्वाकर्षण के कारण समतल हो जाते हैं, अंततः तारों और ग्रहों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ग्रही हाइपोथेसिस ये जो है मित्रों, ये क्या था? तो ये था आपका कि इनके अनुसार जो था प्लैनेटिसिमल, इसे कहते हैं प्लैनेटिसिमल। इन परिकल्पना के अनुसार छोटे द्रव्यमान जल्दी से ठंडे होकर ठोस पिंड बन गए, जिन्हें ग्रही हाइपोथेसिस कहा गया। ठीक है, और जैसे जैसे इनकी कक्षाएं आपस में मिलती गईं, बड़े बड़े पिंड प्लैनेटिसिमल को आकर्षित करके बढ़ते चले गए और इस प्रकार ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक, तो देखिएगा मित्रों, यहाँ पे सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर था, हमने बता दिया कि सबकी अपनी परिकल्पना है, लेकिन जो यहाँ पे ज्वारी परिकल्पना थी, ज्वारी परिकल्पना को सबसे सही परिकल्पना माना गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में मेल खाता है? आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा मित्रों, एशिया में इंडिया, नहीं, एशिया का सबसे बड़ा देश है मित्रों आपका रूस। ठीक है, अफ्रीका में है मित्रों आपका अल्जीरिया। कौन है? अल्जीरिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका का है मित्रों आपका कनाडा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर कौन सा हो गया? दक्षिण अमेरिका, ब्राजील। ठीक है, और भी जान लेते हैं हमारे सातों महाद्वीपों में। जैसे आपका एक है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया ही है। यूरोप का अगर आपसे पूछेगा कभी मित्रों, तो यूरोप का फ्रांस है। ठीक है, यूरोप का आपका फ्रांस है। दक्षिण अमेरिका का ब्राजील है ही, उत्तरी अमेरिका का कनाडा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अफ्रीका का अल्जीरिया हो गया। नेक्स्ट, असंगत मिलान को खोजना है यहाँ पे कि दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी व्हेल कौन सी है। ठीक है, तो इसमें से असंगत कौन सा है, हमसे यही पूछ रहा है। तो ये सही है कि हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी व्हेल ब्लू व्हेल है, सही है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, सही है। दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर झील कनाडा, ये गलत है। यहाँ पे वैकाल झील है। ठीक है, कौन सा है? वैकाल, जो कहाँ पाया जाता है? रूस में है ये आपका। ठीक, ये आपका रूस में है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। और दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका का है, ये आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है?
लघु हिमालय यानी हिमालय की तराई क्षेत्र या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्टों में से एक नहीं है। हमसे यही पूछ रहा है, तो इसमें से मित्रों आपका ऑप्शन ए बाड़ासुर नहीं है। बाकी आपका रानीखेत, चैल या छैल, ठीक, और नैनीताल, ये सब आपके हैं। ठीक है, बाड़ासुर आपका नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमयुंगडंग ग्लेशियर से शुरू होता है तथा इसे त्संगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता है। नदी का नाम क्या है, हमसे यही पूछ रहा है। तो मित्रों आपका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी है ये आपका, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह आपकी गंगा से मिलती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में यह आपकी भारत और बांग्लादेश में गंगा के मैदान में गंगा से मिलती है। ठीक है, ये आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी। साथ ही साथ मित्रों सिंधु नदी, सॉरी मित्रों, ब्रह्मपुत्रा आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी आपकी हो गई, गंगा गंगोत्री से निकलती है, ये हमको पता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो ये आपके मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी आपका अमरकंटक पठार से निकलती है। खंभात की खाड़ी में मिलने से पहले ये 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 1312 किलोमीटर आपकी नर्मदा नदी लंबी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। अमरकंटक अनूपपुर जिले के पास मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है। ठीक है, ये आपकी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो देखिए इसमें मित्र पे झारा गमछा, ठीक है, मित्र प झारा गमछा, ठीक। तो देखिएगा मित्रों, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक, ये है। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि यहां से पूछ रहा है भारतीय मानक देशांतर पूछ रहा है। सॉरी मित्रों, ये नहीं है, ये तो आपका है, ये नहीं है आपका। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कौन कौन सा ऐसा है कि जो आपका, ये आपसे पूछ रहा है मित्रों यहाँ पे कि भारतीय मानक मेरिडियन, ठीक है, भारतीय मानक देशांतर यानी कि 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री की हमसे बात कर रहा है मित्रों यहाँ पे। तो 82.5 डिग्री पे कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इस पे आपके मित्रों आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस पे आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपका आंध्र प्रदेश, इनसे ये 5 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, इन्हीं 5 राज्यों से आपका भारतीय मानक मेरिडियन गुजरता है। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिहार सही नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो मित्रों ये है आपकी 552 सीट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम में पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया? तो ये है आपका मित्रों 1952 का 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1952 का 73वां संविधान संशोधन। आपको पता है पंचायती राज 3 स्तर की है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर और जिला परिषद जिला स्तर पे। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था भारत के सभी राज्यों में, कुछ राज्यों को छोड़कर, जिसमें से क्या आपका नागालैंड, ठीक है, मेघालय और मिजोरम के अलावा, और ये हो गए आपके राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को छोड़कर सभी जगह आपका पंचायती राज लागू है। ठीक, चलिए नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अभी हमने पीछे ही बताया, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और ब्लॉक स्तर पे, ठीक। तो यहाँ पे नगर परिषद आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? यह एक लिखित संविधान है, ये सही है। यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है। कुछ भाग के रूप में यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी पॉइंट सही है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा मित्रों गलत हुआ? तो यह है, इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों, विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, यानी ऑप्शन ये आपका सही है, ठीक। देखिए, भारतीय संविधान 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, उसके अनुसार भारतीय संविधान सभा तैयार की गई थी। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ठीक। और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक। संविधान का संशोधन कर कौन सकता है, ये भी इसमें हम जान लेते हैं अगर ये ऑप्शन गलत है तो। संविधान का संशोधन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है, किसी भी राज्य की विधायिका द्वारा नहीं, इसलिए आपका ये चौथा वाला गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है, हमसे यही पूछा जा रहा है। जिसमें से औद्योगिक क्रांति जो है यह नहीं है, ठीक है, बाकी आपके सभी हैं। ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र भी है, रूस में समाजवादी क्रांति का भी योगदान है, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स का भी अधिकार है, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक का भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था, हमसे यही पूछ रहा है मित्रों। तो उस समय कृषि थी, हस्तशिल्प भी था, निर्माण भी था, पर्यटन नहीं था, ठीक है, पर्यटन आपका नहीं था। चलिए नेक्स्ट, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है? औद्योगिकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या उदारीकरण। 1991 की नई उदार नीति आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने किसके अलावा बाकी को किया? तो इसमें से किसको नहीं किया था? तो औद्योगिकरण को मित्रों नहीं किया था, बाकी उसने वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण पे कार्य किया था, ठीक है। उदारीकरण क्या होता है ये जान लेते हैं मित्रों, पहले निजीकरण क्या होता है ये जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यह उदारीकरण का एक परिणाम है जिसके तहत बाजार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, निजी कंपनियों ने प्रवेश किया, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। इस कारण अंततः उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि हुई और मुद्रास्फीति में भी कमी आई, निजीकरण की वजह से। वैश्वीकरण से क्या प्रभाव पड़ा? तो वैश्वीकरण से एफडीआई शाखा के रूप में दुनिया के अन्य हिस्सों से भारत में प्रौद्योगिकी और कौशल आया और निर्यात ने भारतीय सामानों की विदेशों तक पहुंच को संभव बनाया। यह केवल निजीकरण का ही परिणाम था जो कि वैश्वीकरण इस तरीके से हो पाया। और आपका मित्रों उदारीकरण क्या है? तो यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार के हिस्से और नियंत्रण को कम करने के लिए खड़ा किया गया और इंस्पेक्टर राज को समाप्त करके इसे निजी संस्थाओं के लिए खोल दिया गया, लाइसेंस नीति आदि को ढीला कर दिया गया उदारीकरण के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है, ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन से नहीं है। तो मित्रों आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। इसमें आपके जो पीसी महालानोबिस हैं, ठीक है, महालनोबिस जो हैं ये आपके क्या है थे, भारत में
सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, भारत में सांख्यिकी के जनक कौन माना जाता है? पीसी महालनोबिस, सांख्यिकी के जनक, सांख्यिकी के जनक। ठीक, साथ ही साथ इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना इन्हीं के नाम पर जानी जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। चलिए पहले हम अपने ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ी बातें। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर जानेंगे तो इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, इन्हें भव्य बूढ़े और भारत में अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जानते हैं। लिबरल पार्टी से ब्रिटेन में इन्होंने चुनाव जीता था। आपके VKR वी राव के बारे में अगर हम जाने तो भारतीय अर्थशास्त्री भीमराव अंबेडकर, VKR राव। ठीक, ये हैं भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ थे। 1971 में इन्होंने 1971 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने। साथ ही साथ ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना भी VKR राव ने किया। ठीक है, और RC देसाई जी की बात करें तो यह ब्रिटिश शासन के दौरान एक अर्थशास्त्री भी थे जिन्होंने जीवन स्तर की अवधारणा की थी। ठीक है, इन्होंने जीवन स्तर की अवधारणा की थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बैकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, दूसरा है मित्रों हमारा जिसमें कि सिर्फ अब बैंकिंग है, बैंकर है, बैंकर जिसमें है सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। ठीक, इसका अर्थ यही होता है। पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, लेट्स मेक मनी सिंपल और देना बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक। तो यहाँ पे मित्रों जो आपका सही उत्तर है ये है पंजाब नेशनल बैंक। यह गलत है। ठीक है, ये गलत है। SBI की बात करेंगे तो SBI का है सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। ठीक, इसका नारा है सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। इसके CEO हैं दिनेश कुमार खरा जी। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है SBI का? मुंबई में है। PNB की बात करें तो PNB का नारा है एक बैंक जिस पर आप विश्वास करते हैं। PNB का नारा है एक बैंक जिस पर आप विश्वास करते हैं। PNB का मुख्यालय नई दिल्ली। इसके MD या CEO का नाम क्या है? वो है आपका SS मल्लिकार्जुन राव। ठीक, कोटक महिंद्रा की बात करेंगे तो ये आपका मुंबई में है मित्रों, इसका मुख्यालय। इसका है नारा है लेट्स मेक मनी सिंपल। उदय कोटक आपके इसके उदय कोटक हैं आपके इसके CEO। और देना बैंक का मुख्यालय भी आपका मुंबई में है। विश्वस्त पारिवारिक बैंक। ठीक है, श्री कर्णम शेखर आपके यहाँ के श्री कर्णम शेखर आपके इसके CEO हैं। ठीक है, स्टेट बैंक SBI के हैं कौन? आपके दिनेश कुमार खरा। और इसके हैं SS मल्लिकार्जुन। ठीक, मल्लिकार्जुन। चलिए नेक्स्ट, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? तो इसमें से जो मित्रों सही उत्तर है उनका गांधी जी का, कि जिसमें इनका था, तो इन्होंने कहा था भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। ऐसा इनके शर्तों में शामिल नहीं है। बाकी इनका जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ऐसा था, ऐसा है गांधी के गांव सर्वोदय में। ठीक, इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए। यह भोजन और कपड़ों के मामलों पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। सारी पॉइंट्स हैं। चलिए, 21वें राष्ट्रमंडल 2018 का आदर्श वाक्य क्या था उस समय का मित्रों? ये करंट अफेयर्स था। यह था आपका शेयर द ड्रीम। उबर कप ये 2018 में कौन जीता था? आपसे यह पूछ रहा है। उस समय का करंट अफेयर्स था मित्रों, उस समय आपका जापान जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मित्रों कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, हमसे यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो समन्वित पेट्रोल कॉर्पेट भारत और पाकिस्तान के बीच एक वार्षिक अभ्यास है, यह पॉइंट आपका मित्रों गलत है। ठीक है, यह क्या है?
यह आपका भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया, ठीक है। समन्वित गश्ती कारपेट द्विवार्षिक अभ्यास है, ये एक वार्षिक नहीं बल्कि आपका द्विवार्षिक, ठीक, द्विवार्षिक अभ्यास है। ये 2002 में शुरू हुआ था, 32वां संस्करण आपका 2018 में हुआ था, ठीक। पैसेक्स आपका सही है, ठीक है, भारत इंडोनेशिया के बीच का है। आपका इंद्र भी सही है, ठीक है, आपका इंद्र भी सही है, और आपका ये भी सही है, त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार। चलिए नेक्स्ट देखिए, करंट के स्तर किस तरीके से है, कहाँ से प्रश्न करंट का उठाता है, यानी हमें करंट के कहाँ से जाके करंट को कवर करना है, ये भी हमको यहाँ से समझ में आ रहा है, ठीक, प्रश्न का एनालिसिस करते वक्त। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। कह रहा है कि नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां दी गई हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था। तो देखिए, महत्वपूर्ण तिथियां घटनाएं हैं तो ये आपका 2023 का भी पूछ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कि कब 23 में कौन कौन सा मनाया गया, उसके टैगलाइन क्या रहे, ये सब चीजें पूछ सकती हैं। तो यहाँ पे मित्रों जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून सही है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल ये भी सही है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सही है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई यही आपका गलत है, ठीक है, यही आपका मित्रों गलत है, क्योंकि ये आपका 1 मई को नहीं बल्कि 22 मई को मनाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि मार्च 2018 में, ये भी करंट का है, कि भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था, आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है आपका राजस्थान, ठीक। ये कहाँ पे बनाया गया था, उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, राजस्थान में, ठीक है, अजमेर में। हसीमन कौर बादल जो कि उस समय तत्कालीन मंत्री थे, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट मार्च 2018 में भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की यूरिया सब्सिडी बढ़ाई थी, ये उस समय का करंट अफेयर्स है मित्रों। तो उसमें आपका पूछ रहा था कि इसमें से इस पहल का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो उस समय इस पहल का किसान यूरिया सब्सिडी का जो पहल था वो था आपका वैधानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना, ठीक। चलिए नेक्स्ट कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, इस नए मंच को क्या नाम दिया गया, यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो है मित्रों वो नाम था आपका ई रकम, ठीक, क्या है ई रकम। ये कब हुआ था, ई रकम क्या है, ई हो गया, रकम से क्या है आर, राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी, ई रकम 2017, ठीक है, यही है आपका 2017। यह पोर्टल आपका राज्य के द्वारा संचालित नीलामी करता के एक सरकारी कंपनी है जो इस्पात मंत्रालय के अधीन है, और केंद्रीय भंडार निगम उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निगम की एक संयुक्त पहल है। यह किसानों को कृषि उत्पाद बेचने में मदद करता है, साथ ही साथ यह किसानों की एक डिजिटल पहल है किसानों के लिए, जिसका उद्देश्य है कि कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद को आसान बनाने के लिए किसानों, सार्वजनिक उपक्रमों, नागरिक आपूर्ति और खरीदारों को एक मंच पर लाना है। किसका कार्य है ये, ई रकम का काम है, ठीक है। ई बिक्री क्या है मित्रों, ई बिक्री इलेक्ट्रॉनिक बिक्री है, सॉरी ये आपका, हाँ ये ई बिक्री है आपका, ऑनलाइन बिक्री हो गया, ठीक है। और चलिए देखते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम। चलिए नेक्स्ट भारत सरकार कृषि उत्पादन के मौजूदा 10% से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता को 3 गुना करने की योजना बना रही है, और देश के मेगा फूड पार्क के लिए 6000 करोड़ का निवेश किया है, निम्नलिखित में से किस योजना का एक भाग है, आपसे यह पूछ रहा है। तो यह करंट अफेयर्स 2018 का है, उस समय मेगा फूड पार्क के लिए 6000 करोड़ रुपया किस योजना के तहत दिया गया था, तो आपका मित्रों संपदा योजना के तहत दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे गलत मिलान की पहचान करना है हमें, किसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखिएगा फाउंटेन पेन लुइस एडिसन वाटरमैन
तो ये आपका सही है मित्रों। ठीक है, ये आपका सही है। अमीटर, अमीटर आपका जकराइयस जंसन, ये गलत है। इसका है आपका फ्रेडरिक ड्रैक्सलर। ठीक, अमीटर क्या होता है मित्रों? यह परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह विद्युत परिपथ की श्रृंखला से जुड़ा हुआ होता है और यह प्रतिरोध को कम करता है ताकि विद्युत प्रवाह पूरी तरीके से प्रवाहित हो सके। ठीक है, और उस विद्युत प्रवाह को सही रूप से माप करता है, सटीक रूप से माप करता है। फाउंटेन पेन की बात कर लें तो यह एक धातु की नींव, आमतौर पर ठोस सोना से सहित एक लेखक उपकरण है जो स्याही के प्रवाह के लिए एक कार्टेज का उपयोग करता है। ठीक, फाउंटेन पेन। आपका बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर है वायुमंडलीय दबाव को मापने के कार्य में आता है ये। एनिमेशन, एनिमेशन क्या है? यह घूर्णनदर्शी है, 1877 में पेटेंट किया गया था इसको। ये एक एनिमेशन उपकरण है जो जोट्रोप पर संशोधित है और पहले प्रोजेक्टिव एनिमेटेड फिल्मों के लिए उत्तरदायी है। हालांकि मील कोल को एनिमेशन के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है मित्रों? तो वो है आपके मील कोल। ठीक, इनको आपके एनिमेशन के जनक के रूप में, एनिमेशन के जनक के रूप में, ठीक, जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, हमसे कह रहा है मित्रों सही मिलान करना है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि सही मिलान करना है कि कौन सा आपका सही है। तो देखिएगा इसमें मित्रों, इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर आपका एकदम सही जवाब है। ठीक है, माइक्रोवेव का उपयोग आपके ताप के संपर्क में न होने के लिए किया जाता है। ठीक है, तापन के संपर्क में न होने के लिए किया जाता है माइक्रोवेव। घरेलू उपयोग में किया जाता है आजकल, इससे हम अपने भोजन को गर्म करते हैं। ठीक है, चलिए ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर का किया था आपके, किसने किया था? विलियम स्टैनली ने किया था। ठीक है, ट्रांसफार्मर आपका किया था विलियम स्टैनली, विलियम स्टैनली ने आपका ट्रांसफार्मर का किया था। यह आपका वैद्युत प्रवाह के वोल्टेज को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैटरी, बैटरी के थे आपके एल्सेंड्रो वोल्टा। ठीक, बैटरी को वोल्ट से नापते हैं, कितने वोल्ट की बैटरी है, तो वोल्टा थे भैया, यही एल्सेंड्रो वोल्टा। इन्होंने बैटरी का आविष्कार किया, प्रत्यक्ष विद्युत प्रवाह को उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और हुआ आपका वर्नियर, ये है मित्रों आपका वर्नियर। ठीक, ये वर्नियर, वर्नियर कैलिपर। ठीक, इसके जो हैं आपके आविष्कारक पियरे वर्नियर हैं। ये स्लाइडिंग पैमाना के साथ मापन उपकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो हमको मित्रों पता है, ये है आपका कैश डेटा। ठीक है, ये कैश डेटा है। कैश डेटा आपका लोडिंग समय को तेज बनाता है। कैश डेटा आपके कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए सहायक होता है। ठीक है, ये आपके डिवाइस में स्पेस ले सकता है और साथ ही साथ समय के साथ यह गायब भी हो सकता है। ठीक है, कैश डेटा उन वेबसाइटों के लिए मददगार साबित होता है जो आप नियमित रूप से उपयोग करते हैं। यह उन वेबसाइटों के लिए बेकार माना जा सकता है जिन्हें आप सिर्फ एक बार प्रयोग करते होंगे। ठीक, कैश डेटा, यह वह समय है जब कैश डेटा पुनः प्राप्त किया जाएगा। ठीक, साथ ही साथ आप कैश डेटा के बारे में एक चीज और जानिए, एक बार डेटा पुनः प्राप्त होने के बाद आप देखेंगे कि अगली बार ऐप या वेबसाइट तक पहुंचने का आपका अनुभव तेज और सुगम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी भी ऐप को एक बार ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप देखते हैं कि पहली बार समय लगता है, लेकिन दूसरी बार से समय नहीं लगता, बहुत कम समय हो जाता है। तो ये आपके कैश डेटा की वजह से ही हो पाता है। ठीक, चलिए, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो इसके हैं आपके मित्रों कालिदास जी। कौन है? कालिदास जी। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ रघुवंशम, मेघदूत, विक्रमोर्वशीयम, ठीक, और कुमार संभवम जैसी रचनाएं की। तुलसीदास जी ने आपके रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। सूरदास जी ने आपके सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी का किया। और आपके रैदास जी ने, ठीक है, रैदास
रैदास जी ने सिखों के आदि ग्रंथ में उनकी कविताएं शामिल हैं रैदास जी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों कि निम्न में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं, यानी इसमें से कौन सा गलत है। आपसे कह रहा है कि पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू, यह सही है। समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन, यह गलत है। ठीक। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर, सही है। ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स, ये भी आपका सही है। ठीक। ए ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम अर्थात समय का संक्षिप्त इतिहास, ये आपका स्टीफन हॉकिंस, इसके लेखक कौन है आपके स्टीफन हॉकिंस। ठीक। चलिए नेक्स्ट। अच्छा हाँ, आज इतना ही मित्रों। बाकी हम आपसे फिर अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। साथ ही साथ जो भी मित्र हमारे अभी चैनल पे पहली बार विजिट किए हुए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ शेयर, मित्रों आप लोग वीडियो को नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि हमें भी शेयर करके सपोर्ट करें। और हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो हमारे वीडियो। हमारा प्रयास आपके आने वाले एग्जाम में आपको सफल बनाए। साथ ही साथ हाँ, हम ये कह रहे थे कि अभी हमारी प्रीवियस ईयर के जो और भी पेपर बचे हुए हैं हम उसका भी एनालिसिस आपके साथ करेंगे। साथ ही साथ हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से नए प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।